Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIR's PCS channel. सप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। राष्ट्रपति के G20 निमंत्रण में भारत ने इंडिया की जगह ली, यानी इस निमंत्रण में इंडिया की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया? भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। G20 के शिखर सम्मेलन में द्रौपदी मुर्मू जी के निमंत्रण में उन्हें क्या बोला गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह उनका निमंत्रण पत्र पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत के रूप में उनको वर्णित किया गया है। अगर बात की जाए कि यह जो भारत है या इंडिया है किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? इंडिया या भारत को लेकर के क्या बोला गया है? इंडिया जो कि क्या है, यह भारत है और यह राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया क्या है? जो कि एक भारत और यह राज्यों का एक संघ होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस साल के जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस जो भी आप एग्जाम देंगे, नेक्स्ट एग्जाम जो भी आप देंगे, वहां पे ध्यान रखिएगा आर्टिकल 1 को लेकर के, क्योंकि हो सकता है आपके इस कोई यह कहाँ पूछ ले, आपके पॉलिटी सेक्शन में पूछ सकता है। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया जो कि भारत है, यह राज्यों का एक संघ होगा। और इस शब्द को लेकर के जब यह नाम रखा जा रहा था कि इंडिया नाम रखा जाए या भारत, तो संविधान में काफी बहस भी की गई थी, क्योंकि कुछ सदस्य थे जो उनका कहना था कि इंडिया नाम रखा जाए, कुछ सदस्य चाह रहे थे कि भारत नाम रखा जाए। और अगर हम मुगलों के समय के तक पहुंच जाए तो वो लोग सिंधु गंगा वाला जो एरिया, विस्तृत एरिया, उसको किस नाम से उन लोगों ने कहा था? हिंदुस्तान नाम दे दिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत को आधिकारिक तौर पर क्या बोला गया है? भारत गणराज्य कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर इसको क्या बोला गया है? भारत गणराज्य कहा जाता है। अब हमें देखना है कि आखिर ये भारत और इंडिया, ये जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भारत जो है मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो भारत की एक जनजाति रही है, वैदिक जनजाति। इतिहास सभी कोई पढ़ते हैं जीएस में, तो आप लोगों ने सबने वेद का नाम सुना होगा कि 4 प्रकार के वेद थे, या आपने वैदिक सभ्यता पढ़ा होगा। तो वैदिक जनजाति के नाम से क्या किसका लिया गया? एक भरत नाम को लिया गया, और जिसका उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में आर्यव्रत के कुछ प्रमुख राज्य थे, उसमें इसका उल्लेख भी किया गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं पुराणों में भारत शब्द को, पुराणों में अगर बोला जाए भारत शब्द को, तो दक्षिण में जो समुद्र है आपका, दक्षिण में समुद्र एरिया है, दक्षिण में समुद्र और उत्तर में क्या है? हिम के निवास। उत्तर में हिमालय वगैरह एरिया है, तो हिम के निवास की जो बीच की भूमि है उसे किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के रूप में वर्णित किया गया है। और अगर बोला जाए कि इंडिया जो है, यह नाम मूल रूप से, क्योंकि ये तो हमने भारत के बारे में देख लिया, अब इंडिया मूल रूप से जो सिंधु नदी के नाम से लिया गया था, जिसे आप बोल सकते हैं कि या तो हिंडोस बोलो या इंडोस। सिंधु के लोगों ने क्या कहा? हिंडोस या इंडोस। ये इस नाम का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों और ईरानियों के द्वारा सिंधु नदी के लिए किया जाता था। किसके द्वारा? ईरानियों और ईरानियों के लिए। अब बात आती है कि यह नाम बदलकर भारत कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अभी किस पे चर्चा चल रही है कि अब क्या होगा, इंडिया का नाम नहीं रख करके केवल भारत रहेगा, तो कैसे किया जा सकता है? इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो अगर सरकार नाम बदलना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है वो लाना होगा, और इस बिल को क्या किया जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा, क्योंकि क्या है, ये संविधान संशोधन विधेयक है। तो किसमें? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। इसके अलावा राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करने से पहले इसे राज्य विधान मंडलों द्वारा भी अनुमोदित कराना आवश्यक है। क्लियर? यह आपके पॉलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें एक भी कि अगर हम नाम बदलने की प्रक्रिया है तो किस प्रकार से संविधान में नाम को बदला जा सकता है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान संशोधक लाना होगा, बिल लेकर के आएंगे। बिल में आपकी राज्यसभा और लोकसभा की 2/3 बहुमत से पारित होगा। राज्य विधानमंडल की भी अनुमोदित होना चाहिए। तो इन सभी प्रावधान को आप लोग बहुत अच्छे से करके तैयार रखिएगा। आपके नेक्स्ट कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एक एग्जाम में ये पूछ सकता है, क्योंकि एक आपका क्या है, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेस्कॉम ने राजेश नाम्बियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। किसे? राजेश नाम्बियार को। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। राजेश नाम्बियार किसके हैं? कांग्रेस इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। कौन से हैं? अनंत माहेश्वरी इनका स्थान लेंगे। किसका? अनंत माहेश्वरी का। तो कभी भी पूछ लेता है कि स्थान किसका लेंगे, तो अनंत माहेश्वरी का। और अगर बोला जाए तो
नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? देवजानी घोष जो है वो नेस्कॉम के आपके अध्यक्ष है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। स्थापना हुई थी 1988 में और इसे यह एक संघ के रूप में की गई थी, इसे एक संघ के रूप में। और भारत में टेक उद्योग का प्रमुख व्यापार निकाय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। दैट्स इट। हालांकि ये इस नेस्कॉम केवल ध्यान रखेगा 1988 में इसका स्थापना किया गया था, यहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इनको बनाया गया है, इसका अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है तो देवजानी घोष नेस्कॉम के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्या है? मुंबई में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? परषोत्तम रुपाला जी। इनके द्वारा क्या किया गया? पहला राष्ट्रीय मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पहला राष्ट्रीय केसीसी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब तक केसीसी क्या था? केवल किसानों के लिए। अब तक केसीसी किनके लिए होता था? यह केसीसी यानी क्या हो गया? किसान क्रेडिट कार्ड। किसके लिए होता था? केवल किसानों के लिए। लेकिन अब किसके लिए प्रारंभ किया गया है? मछुआरों और जो डेयरी किसान हैं इन तक पहुंचाने का फैसला किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड को, जो केवल अभी तक इसकी सीमा थी केवल किसानों तक, अब उसे मछुआरों तक भी और जो आपके डेयरी किसान हैं उन तक भी इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सीएम शिवराज सिंह चौहान कहाँ के हैं? ये सीएम एमपी के हैं। तो एमपी के सांची में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है। तो पहला सवाल तो आपके पास यही हो गया कि देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एमपी के सांची में। आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं सोलर सिटी वन देश के लिए उदाहरण स्थापित करेगा सांची। ये कुछ आपके पास यहाँ पे कि घरेलू उपकरण, एनर्जी ऑडिट, सोलर रूफटॉप, ये सभी कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं कि सांची जो है सोलर सिटी, अगर यहाँ पे जो इसको बोला गया कि सोलर सिटी यहाँ पे बनेगा तो कितना होगा सालाना? इसमें लगभग 13,000 से लेकर के यानी 13,747 टन 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को क्या करेगा? यह कम करेगा, जो कि 2 लाख से अधिक क्या होगा? वयस्क पेड़ों के बराबर है। 2 लाख से अधिक। और अगर इससे बोला जाए कि इससे आपकी जो लागत है उसमें भी कितनी कमी आ जाएगी? 7 करोड़ रुपए की इसमें बचत हो जाएगी। किसके लिए? ऊर्जा जो हम लोग इतना खर्च कर रहे हैं तो उसमें हमारा काफी इन्वेस्ट हो जाता है, तो ऊर्जा के खर्चों में लगभग कितनी की बचत हो रही है? 7 करोड़ रुपए की। काफी ह्यूज अमाउंट है ना, जिसका यूज हम कहीं भी और कर सकते हैं। और मोदी जी ने टारगेट क्या रखे हैं? हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका टारगेट है 2070 तक देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि लक्ष्य कब तक है कि प्रत्येक राज्य में सोलर सिटी की स्थापना की जाए, तो ध्यान रखिएगा 2017 तक। 2070 ये 2000 देश के हर राज्य में सोलर सिटी का लक्ष्य रखा गया है। और सांची में इसके साथ अगर इसके अलावा बोला जाए तो सांची में जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाली इको फ्रेंडली सुविधाओं को भी लागू करने के लिए क्या किया गया है? पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हम लोग देख लेते हैं सांची को लेकर कि और भी वहाँ पे क्या क्या विकास किए जा रहे हैं ताकि उसे सोलर सिटी बनाया गया है। तो इस शहर में बैटरी चालित जो आपकी ई रिक्शा होती है या कूड़ा वाहन आप देखते हैं कि आपकी गलियों में आता होगा कूड़ा लेने के लिए, तो कूड़ा वाहन भी चलाए जाएंगे, बैटरी चालित होगा। और प्रत्येक आप देखेंगे कि यहाँ पर ई वाहन जो है चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। क्या है? ई वाहन चार्जिंग स्टेशन। नेक्स्ट न्यूज क्या है देख लेते हैं। पीएम मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें कौन सा है? आसियान शिखर सम्मेलन और आपका 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल में ये पूछ सकता है, ये पूछा जा सकता है। हम लोग क्या करेंगे? आसियान को देख लेंगे, स्थापना कब हुई थी, उसके कौन कौन से कंट्रीज हैं, क्या क्या। लेकिन हम लोग एक चीज को जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा हुआ था, ये किस क्रम का था? तो ये 20वां था। क्वेश्चन हो सकता है यही पूछ ले कि कौन सा आसियान शिखर सम्मेलन है, तो यह 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। यानी इसकी मेजबानी तो हो ही रही है और इसकी अध्यक्षता किसके पास हो गई इस बार? आसियान की अध्यक्षता किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। ये ध्यान रखना है, ये 20वां था। और इसके साथ ही 18वां यह क्या है? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी यह भाग लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब आसियान शिखर सम्मेलन के बाद ही क्या होगी? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होती है। तो यह 20वां है। अब हम लोग देख आसियान का अगर बात की जाए कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी आसियान की, तो 8 अगस्त 1967। भारत इसमें क्या है? भारत इसमें कितने हैं? आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 10 हैं। भारत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नाउ
कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? विषय क्या है? आसियान मामले विकास का केंद्र है। इसका थीम को ध्यान रखिएगा, आसियान मामले विकास का केंद्र है। थीम जरूर इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। आसियान के जो मामले हैं वो विकास का केंद्र है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का क्या है? संस्थापक सदस्य है। नवंबर 2022 में यानी लास्ट ईयर नोमपे में कंबोडिया में क्या हुआ था? 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 20वां कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया। 20वां इंडोनेशिया और 19वां कहाँ हुआ था? कंबोडिया में। ये रहा आपका कंबोडिया। ये इमेज में लोकेट हो रहा है कंबोडिया। इमेज में आप यहाँ देख रहे हैं कंबोडिया। ओके, ये लोकेट हो रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पर बोला गया है कंबोडिया की इसकी राजधानी कहाँ है? नोम पे। ये रही इसकी राजधानी। तो यहाँ पर आपका कौन सा हुआ था? 19th आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 19th था वो, लास्ट ईयर। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठकें वार्षिक आसियान नेताओं की बैठकों के बाद, मैंने आपको बताया कि उसके बाद आयोजित की जाती है। जो 17th था, चूंकि इस बार 18th हो रहा है, तो 17th जो आपका ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन है वो भी कहाँ पे होगा? कंबोडिया में ही आयोजित किया गया था, क्योंकि लास्ट ईयर जब वहां होगा तो इस बार क्या है? जो 18th वाला है वो आप देखिए रहे। इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर आपका क्या है? 20th भी है और 18th भी है। दोनों कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। लास्ट ईयर कहाँ हुआ था? 2022 में कहाँ हुआ था? दोनों आपका कंबोडिया के नोमपे में हुआ था। क्योंकि होता क्या है, जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है वो जस्ट आसिया शिखर सम्मेलन के जस्ट बाद होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मालवीय मिशन यानी यूजीसी का मालवीय मिशन क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मालवीय मिशन को किसका? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है ये आपका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया। थोड़ा इसको डिटेल में जान लेते हैं। आयोजन जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। किसके सहयोग से? शिक्षा। और उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना। जो शिक्षक है उनके अनुरूप प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग उनको देना। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप बोल सकते हैं कि यह प्रदान करना है। और इसमें क्या है? मानव संसाधन विकास केंद्र यानी HRDC का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र करने की भी घोषणा की गई है। किसका नाम बदलकर? मानव विकास केंद्र का। मानव जो आपके मानव संसाधन विकास केंद्र है उनका नाम बदलकर किया जाएगा मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। क्लियर? नाउ यह कार्यक्रम जो है पूरे भारत में 111 मालवीय मिशन केंद्रों के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 लाख शिक्षकों की क्षमता निर्माण में यह मदद करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची जो है आपके नटराज की प्रतिमा जो है स्थापित की गई। कितनी? दुनिया की सबसे ऊंची। कहां पर? G20 शिखर सम्मेलन के स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। G20 थोड़ा सा हम लोग इस पर देख लेते हैं। हालांकि मैंने काफी टाइम्स पिछले लगातार मुझे लग रहा है कि मैं 2-3 महीने से करंट की क्लास में लगातार ये बताते जा रही हूँ G20 को लेकर के। तो ध्यान रखिएगा G20 जो है सम्मेलन है आपका, यह आपका भारत में इस बार कौन सा हो रहा है? 18th सम्मेलन है। भारत में कौन सा? 18th सम्मेलन है। G20 में एक शब्द है आपका ट्राइका। G20 में एक शब्द आता है ट्राइका। ट्राइका का मतलब क्या होता है? ट्राइका, ट्राइका यानी होता है ये आपका ट्राइका लास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर एंड कमिंग ईयर, यानी बीते वर्ष, वर्तमान का वर्ष और आगामी वर्ष, आने वाला वर्ष। इन तीनों वर्षों में जहां जो भी आपकी G20 के सम्मेलन हुए हैं, किस स्थान पे हुए, किस देश ने किया है, आपको उसको ध्यान रखना और इसे ही बोला गया है ट्राइका, ट्रोआइका। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ किया गया है। नेक्स्ट, इस साल यानी लास्ट ईयर अगर देखें 2022 में कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाली में किया गया था लास्ट ईयर। और वो आपका 17th था। कौन सा था ये आपका? 17th था, 17th था। ओके, 2022 में। अब इस साल ये कौन सा है? 2023 में कहाँ हो रहा है आपका? इसका आप लोग सभी को अवगत है, भारत में न्यू दिल्ली में हो रहा है। और यह आपका 18th है। अगर क्रम पूछा जाए तो यह आपका 18th है क्रम में। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पर 2024 में कहाँ हो रहा है? 2024 में कहाँ किया जाएगा? 2024 में तो आपके ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हो रहा है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया जा रहा है। और ये आपका क्या होगा? 19th होगा। इसका क्रम कौन सा होगा? 19th।
ये जरूर ध्यान रखिएगा। G20 में टोटल कितने हैं, तो यह जो विकसित देश है वो इसमें शामिल है, यानी 19 कंट्रीज प्लस 1 EU हो गए। इसके अलावा यहाँ ये ध्यान रखना है कि यह विकसित जो अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 तो इसमें है ही सदस्य देश इसके, और ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। नाउ अब इसमें बोला गया कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। आप इमेज में भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो भारत जो है मंडपम में नटराज की 27 फीट, अगर पूछ लिया जाए कि कितने फीट मूर्ति है, तो 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का स्थल है। और नटराज में अगर बात की जाए तो नटराज की जो मूर्ति, इसकी कीमत लगभग कितनी है, 10 से 12 करोड़ रुपए है, और इसका वजन भी करीब करीब 20 टन इसका वजन भी है। नटराज की मूर्ति की कीमत तो 10 से 12 करोड़ हो गई, और वजन अगर बोला जाए तो 20 टन लगभग कुछ ऐसा है। इसका निर्माण अष्ट धातु की पारंपरिक ढलाई विधियों का उपयोग करके किया गया है। इसे स्वामी मलाई के पारंपरिक स्थापत्यों द्वारा बनाया गया है। यह एक प्राचीन शिल्प है जिसे चोल वंश के तहत, किस वंश के तहत, चोल वंश के तहत शुरू किया गया था। इसका निर्माण तमिलनाडु के तंजावुर जिलों के स्वामी मलाई में मूर्तिकार कौन है, राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने किया है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है, राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने किया है। और इसके क्या बोला गया है, स्वामी मलाई के पारंपरिक स्थापत्यों द्वारा बनाया गया है। स्वामी मलाई, और यहाँ भी आप देख रहे हैं स्वामी मलाई में मूर्तिकार किसका नाम दिया गया है। ये सभी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी आप अपने मन से स्किप करके मत जाएगा। स्किप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कि हाँ अष्ट धातु के पारंपरिक है, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे स्किप करने लायक ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं है, इन सभी को देख करके जाइएगा। नाउ इसके साथ हम लोग कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है इसके साथ इंपॉर्टेंट। नटराज की मूर्ति के बारे में, नटराज की मूर्ति है ना, आप घर में लोग क्या करते हैं, नटराज को मूर्ति को एक शोपीस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, शोकेश में रखते हैं, देखते ही हैं। तो नटराज के रूप में किसकी है, तो ये शिव के नृत्य रथ, नटराज की मूर्ति किसकी है, शिव की नृत्य करती हुई मुद्रा है। वो मूर्ति मुख्य रूप से चोल काल के दौरान विकसित हुई थी। किसमें, चोल काल के दौरान। मैंने भी कहा कि चोल वंश से संबंधित है। नटराज मूर्ति कला में शिव को नृत्य और नाटकीय कला के स्वामी के रूप में दिखाया गया है। इसमें शिव की मूर्ति एक प्रभामंडल अग्नि के घेरे से घिरी हुई है। शिव का दाहिना हाथ जो है अभय मुद्रा में है। शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य ब्रह्मांड के चक्रीय निर्माण और विनाश का प्रतीक है। तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये आपकी हिस्ट्री सेक्शन में पूछ सकता है, ना कि करंट अफेयर्स में तो नहीं पूछेगा। हिस्ट्री सेक्शन में नटराज की मूर्ति को लेकर के थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन थोड़ा मेंशन कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है। असम सरकार ने क्या किया है, बहु विवाह विरोधी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। और इस 3 सदस्यीय पैनल में सदस्य कौन कौन है, इसके सदस्य हैं कुंतल शर्मा पाठक, महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये 3 जो हैं आपकी समिति के सदस्य हैं, और ये इनके तीनों के नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाधिवक्ता है देवजीत सैकिया, कानूनी सलाहकार है कुंतल शर्मा पाठक, और पुलिस महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इस समिति के सदस्य हैं। और इससे पहले असम सरकार ने बहुविवाह विरोधी कानून बनाने के लिए जो राज्य विधायिका की विधायी क्षमता की जांच करने के लिए किसके निर्णय में, तो न्यायमूर्ति रूमी फुकन, कौन थे, न्यायमूर्ति रूमी फुकन, ये रिटायर्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसके साथ ही न्यायमूर्ति रूमी फुकन के पैनल ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्या किया गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल 25 के साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत अधिनियम 1937 के प्रावधानों की भी जांच की थी। 1937 के प्रावधानों की भी जांच की थी। आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो सभी पॉइंट्स को जरूर एक बार देख लीजिएगा। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है। हिताची नाम सभी से, इस नाम को हर कोई जानते हैं, हिताची कंपनी को सभी कोई जान रहा है। ओके, इसके काफ़ी सारे सामान तो आप लोग अपने घरों में भी यूज़ करते होंगे। तो इसने क्या किया है, भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया गया है। अब इसकी खासियत क्या है, आप इस इमेज में देख रहे हैं, इसकी खासियत क्या है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या दिया, हिताची मनी स्पॉट UPI ATM नाम दिया गया है। फर्स्ट थिंग तो ये है, और इसमें क्या है, बिना भौतिक कार्ड के आप क्या कर सकते हैं, बिना भौतिक कार्ड के कार्ड रहित नगद निकासी की सुविधा होगी। यानी इसके लिए आपको वो कार्ड जो बोलते हैं ना ATM कार्ड वगैरह, उसकी आवश्यकता नहीं, उसके बिना आप निकासी की सुविधा इसमें है। क्लियर, इसके ये तो बस एक आपको
उतना नहीं पूछेगा, ये है कि केवल यहाँ पे पूछ सकता है कि किस ने किया है, तो हिटाची के बारे में। लेकिन आपके अपने जानकारी के लिए ये इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें एटीएम कार्ड की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को रिवीजन पॉइंट्स अब देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल कौशल और उद्यमिता पर किसके साथ हाथ मिलाया है? मेटा के साथ हाथ मिलाया है शिक्षा मंत्रालय। मंत्री कौन है? कौन से है? धर्मेंद्र प्रधान। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को क्या बोला है? हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अमेरिकी राज्य किसने? जॉर्जिया ने क्या बोला है? आधिकारिक तौर पर अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। जॉर्जिया, जिसके गवर्नर और किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो जॉर्जिया के गवर्नर कौन है? ब्राउन कैंप के द्वारा। नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर क्या किया गया है? सैन्य अभ्यास, और उसका नाम क्या है? त्रिशूल नाम दिया गया है। त्रिशूल चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे किया गया है। नाउ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप जीता है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा चीनी ग्लास के आयात पर क्या की जाएगी? एंटी डोपिंग शुल्क की सिफारिश की गई और कितना लगाया जाएगा? 243 रुपीज प्रति टन जो है लगाया जाएगा। इतना डॉलर प्रति टन है 243। ब्रिस ओलिगोई नुगमा ने गैबोन के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। गैबोन के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में। अगर आपसे पूछा जाए कि गैबोन की राजधानी कहाँ है, जो मैं क्लास में बता चुकी हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में ये आंसर आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके गैबोन की राजधानी कहाँ है? गैबोन, और ये कहाँ अवस्थित है, ये है कहाँ पर, गैबोन कहाँ है और इसकी राजधानी कहाँ पर है। हाँ, एक आंसर आई थिंक वो रेखा का आंसर था, जिन्होंने मैंने पूछा था कि 1 से लेकर के 7 जो सितंबर होता है इसको किस के रूप में मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में, तो उनका जवाब बिल्कुल सही था कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में से मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया था। थैंक यू रेखा। एंड एक शायद प्रज्ञा नाम की है, उनका भी ये रिप्लाई आया था। सो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट। WHO ने पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम गुजरात घोषणा के रूप में जारी किया है। WHO के निदेशक कौन है? WHO के निदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। अगर टेड्रोस भी याद है तो इतना भी काफी है। चलिए नेक्स्ट है, भारत 2020 तक वर्तमान की दर से 3 गुना अधिक भूजल खो सकता है। SBI ने डिजिटल रुपए के साथ क्या किया है? UPI का एकीकरण किया है। डिजिटल रुपए के साथ UPI का एकीकरण। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या किया? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक प्रकार की डिजीज है, इससे पीड़ित 2 बच्चों के लिए बोला है कि स्टेम सेल जो थेरेपी होती है उसकी अनुमति दे दी है। नेक्स्ट है, इसरो लॉन्च की आवाज एन वलारमथी का निधन हो गया है। जो उल्टी गिनती, जैसे लॉन्चिंग के टाइम होता है ना कि 3, 2, 1, इस प्रकार की जो उल्टी गिनती करती थी, इनका क्या नाम है? एन वलारमथी का इनका निधन हो गया है। और इनका लास्ट कौन सा? चंद्रयान 3 के लिए इन्होंने लास्ट उल्टी गिनती की थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस अभिनेता को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और गवर्निंग काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है? आर माधवन को इन्होंने किसके बाद बनाया गया? शेखर। इससे पहले कौन थे? शेखर कपूर थे। नेक्स्ट है, किसने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। कौन है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। कहाँ के मुख्य नवाचार अधिकारी CIO शांति थोटम को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो तेलंगाना की है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम को भी ध्यान रखिएगा, तेलंगाना की है, प्लस इनका नाम है शांता थोटम। ओके, शांता थोटम। वर्ष 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन में कौन सा राज्य जो है आपका शीर्ष स्थान पर रहा? तो MP। स्मार्ट सिटी किसको बोला गया है? MP। उदयपुर की किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? प्रवीणा अंजना ने। किस देश में गाई जात्रा उत्सव मनाया गया है? नेपाल में। गाई जात्रा उत्सव नेपाल का है। नेक्स्ट है, कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत में 4 मुस्लिम बहु गणराज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो वह है रूस। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारत और अमेरिका देश ने किसकी शुरुआत की है? टास्क फोर्स की। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भूटान देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है?
30 मिलियन डॉलर। गृहलक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? कर्नाटक में। गृहलक्ष्मी कहाँ की है? कर्नाटक में शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बने हैं मोहम्मद नबी। किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप यानी किस प्रकार का खेल है? फुटबॉल से संबंधित है, का 2023 का खिताब जीता है? मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने। नाउ नेक्स्ट है अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो यह यूपी से। किस राज्य से जुड़ी हुई है? यूपी से। अब आज की क्लास का हम लोग एमसीक्यूज पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस घोषित किया था, यानी कब घोषित किया था? ऑप्शन दिया गया है ए 2010, 2011, 2012, 2013। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 2012 5 सितंबर को क्या बोला गया है? आपका अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस घोषित किया गया है। एक्चुअली इस दिन 5 सितंबर 1997 5 सितंबर मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के रूप में इसे मनाया जाता है, क्योंकि डेथ हुई थी। मदर टेरेसा की डेथ कब हुई थी? 5 सितंबर 1997 5 सितंबर। ओके, मदर टेरेसा की डेथ। और इन्हीं की पुण्यतिथि के रूप में क्या मनाया जाता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। इन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। गरीबी और जो बोल सकते हैं कि जो संकट था, यानी गरीबी बेरोजगारी को लेकर काम करने के क्षेत्र में काफ़ी कुछ कार्य किया है, तो इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1979 में। और ये 1950 में कोलकाता आकर के वहाँ पे मिशनरीज की स्थापना की थी, तो इनके काफ़ी योगदान रहे हैं। तो इन्हीं के बोल सकते हैं कि पुण्यतिथि के रूप में कि इसको यूएनओ ने क्या घोषित किया कि 5 सितंबर यानी 2012 को इन्होंने घोषित किया कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को घोषित किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत की पहली एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया है। ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स एआई, ग्रेनी रोबोटिक्स, सेफॉर्म, इन्फ्रोग्रेन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेने रोबोटिक्स। और यह हैदराबाद में स्थित है। कंपनी का है, हैदराबाद की एक फर्म है, वहां पर स्थित है ग्रेने रोबोटिक्स। इसने क्या किया? क्यों यहाँ बोला गया है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित क्या है? ये एंटी ड्रोन प्रणाली। तो ये करता क्या है? जो आपके परमाणु जहाँ पे शस्त्र बनते हैं वहां तो रक्षा करेगा ही, ड्रोन को भी। इसके अलावा ये करीब 4000 किलोमीटर के जो विस्तृत एरियाज है, जिस एरिया में रहेगा उस एरियाज की भी ये रक्षा करेगा। और कितना है? 360 डिग्री एंगल के साथ में। तो क्या है? एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया है, इसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स। और ये भारत में इस तरह का पहला विकसित प्रणाली है। ये किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में बहुविवाह विरोधी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया? राजस्थान सरकार, मणिपुर सरकार, असम सरकार, कर्नाटक सरकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम सरकार ने किया है। किसने किया है? असम सरकार ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया है? पेटीएम भुगतान सेवाएं, कैश फ्री भुगतान सेवाएं, बिलडेस्क भुगतान सेवाएं, हिताची भुगतान सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिताची भुगतान सेवाएं, हिताची। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पीएम मोदी इंडोनेशिया की जकार्ता में डैश आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो कौन सा होगा? 18वां, 19वां, 20वां, 21वां। तो कौन सा होगा? यह 20वां होगा। यह कौन सा है? 20वां शिखर सम्मेलन है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 20वां है, और इसके जस्ट बाद 18th पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी वो भाग लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने निम्नलिखित में से किसका मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद NCTE, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है SCO देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की बैठक का कौन सा संस्करण 5 सितंबर को आयोजित किया गया था? 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 10th। ये कौन सी थी? 10th थी। SCO जिसकी स्थापना कब हुई है? 2001 में। और भारत क्या कर रहा है इस बार? इसकी अध्यक्षता यानी 2023 में अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत के द्वारा। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 30 फीट, 35 फीट, 27 फीट, 40 फीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 फीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो क्या है? भारत है जो राज्यों का एक संघ है। ओके, भारत जो कि भारत है और राज्यों का एक संघ है। तो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम का अध्यक्ष के रूप में उत्कर्ष घोष, राजेश नाम्बियार, अनंत महेश्वरी, दीपक सिंघानिया। तो कौन होंगे? राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार को इन्हें बनाया गया है नेस्कॉम का अध्यक्ष, और पहले किसकी जगह? अनंत महेश्वरी का स्थान ये लेंगे, अनंत महेश्वरी का। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए, तो आज की क्लास का हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, और इसे एक बार आप लोग बहुत मतलब एक भी पॉइंट्स को स्किप नहीं करना है, सभी पॉइंट्स पे गो थ्रू होइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटिक्स सेक्शन के लिए प्लस हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दे करके, और रिविजन तो आप लोग एवरीडे रिविजन एज मच एज जरूर किया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।